स्वागत है मित्रों द डॉक्टर कंप्लीट कॉम्पिटेटिव हम में। आज हम लोग एनसीईआरटी द प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनसीईआरटी सार के बारे में जानेंगे। ये पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा जो पहले प्राचीन से स्टार्ट करेंगे, फिर मध्य में चलेंगे, फिर आधुनिक में चलेंगे। तो आइए हम लोग बारीकी से भारत के इतिहास में प्राचीन के इतिहास देखेंगे। मैं उससे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं अमितेश। आज हम लोग प्राचीन इतिहास में, इससे पहले बहुत सारा जो छोटी छोटी आपको क्लिप हम दिखाएं और देखें आप कि डायग्राम और माप के माध्यम से इसमें जहाँ पे डायग्राम और माप की जरूरत होगा वो सारा चीज में हम आपको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो क्लास होगी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो वो भी मैं बता दूं। ये आपकी क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो होगा, ठीक है, बीपीएससी टीचर, ठीक है, एसएससी, बैंक और ऑल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ओके बॉस, पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो हम लोग बारीकी से जानेंगे। देखो, बुलाने की जरूरत नहीं है। आज दो तरह के मित्र हो गया। दो तरह के मित्र की बात कहने क्या कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने मित्र को किस तरह से देखते हैं। एक मित्र अच्छे होते हैं, एक मित्र बुरे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुक भी, टेक्स्ट बुक भी उसी प्रकार से है। कुछ लोग बुक पढ़ के अच्छे मित्र बना लेते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो देख के और अच्छे मित्र बना लेते हैं। तो आप दोनों में देखिए। और आज के डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है ऑनलाइन की बोलबाला। तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, खा भी रहे हैं तो, खेल भी रहे हैं तो, घूम भी रहे हैं तो, मस्ती भी कर रहे हैं तो, उस समय भी, सोते समय भी 15 मिनट 20 मिनट आप अपनी काम की चीज को भी देख सकते हैं इंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास में। सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास, ठीक है, क्या देखेंगे, प्राचीन इतिहास। प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग देखेंगे, पहला होगा प्राचीन भारत के स्रोत। क्या देखेंगे, प्राचीन भारत का स्रोत देखेंगे, ठीक है। आइए, इतिहास का सही अर्थ आप समझिए पहले। इतिहास है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ, इतिहास जो है, ठीक है, इतिहास का अर्थ होता है इति जोड़, ठीक है, हास। क्या होता है, इति जोड़ हास। तो इति मतलब बीते हुए, हास मतलब जो हम जान रहे हैं, जानकारी, ज्ञान। तो बीत गए उसको ही क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास में जो इतिहास की रचयिता जो लिखी, तो उसके बारे में तो आइए हम लोग थोड़ा थ्योरिकल देख लेते हैं। देखिए, व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति, समास, देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्य और तथ्य आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। जो कालक्रम जो बीत गए, ठीक है, उसी को कालक्रम के जो जानकारी हम ले लेंगे उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इतिहास का पिता, क्या हमने बोला, इतिहास का, ठीक है, इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस एक बुक लिखा था जिसका बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या था, हिस्टोरिका। हेरोडोटस एक बुक लिखा था, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। इसने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। आगे आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किससे माना जाता है, तो वो है राजतरंगी को। किसे माना जाता है, राजतरंगी। उत्कीर्ण ची वाले पंचतम सिक्के का क्या कहलाता है, आहा सिक्के कहलाता है। क्या कहलाता है, आहा सिक्के। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जिसमें सिक्के के अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे, मुद्रा शास्त्र कहेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय प्राकृतिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिका किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट विगट का, ठीक है। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, ये था इनु तू, इन तू। उत्कीर्ण उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन का क्या कहा जाता है, देखिए, उत्कीर्ण अध्ययन का लेखक हो जिसमें उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन हो उसे क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी। क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी। अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप इसको आईएम लगा लें या नोट बना ले, अपना एक नोट बनाते चले। आईएमपी कौन हो जाएगा, ये, ठीक है, आईएमपी लगा ले। आगे आते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, जिसमें लिपि का विकास हो। जो अभी लिपि चलता है वो कौन सा लिपि है, तो देवनागरी लिपि। जो अंग्रेजी का यूज करेगा, ठीक है, जो अंग्रेजी का यूज करेगा उसको रोमन लिखेगा, और जो हिंदी का यूज करता है वो देवनागरी लिपि। आगे आते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे आते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनिश्चित इतिहास
किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने किया। ठीक है, B.A. स्मिथ ने किया। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं, एक एक करके चलते चलेंगे। अब देखिए, इतिहास को बांटा गया। अब इतिहास को कैसे बांटा गया? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को 3, ठीक है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो 3 भाग कौन कौन है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए, इतिहास जो विभाजित किया गया वो था प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल को किस शासन से की? अब देखो, मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक। लेकिन देखिए, अभी जो खोजा गया संशोधन के तहत देखेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को, जो लिखित नहीं, उत्पत्ति, जो मानव उत्पत्ति से लेके 10,000 BC तक। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल को कौन सा मानेंगे? 10,000 BC से लेकर, ठीक है, 4,000 BC तक। और ऐतिहासिक काल को क्या मानेंगे? तो 4,000 BC से लेकर, तो इसके अंतर्गत और आ जाता है जिसको ऐतिहासिक काल, अब देख सकते हैं इसमें लिखेंगे। चाहे एक काम करो, हम लोग इसमें इतिहास के तहत जो इसका सेशन है उस पर देखेंगे, जैसे जहाँ डायग्राम होगा वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है मित्रों, ऐतिहासिक हिस्ट्री। अब देखिए, 300 ईस्वी, आदि ऐतिहासिक काल को 3,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऐतिहासिक काल के 600 ईसा पूर्व से आज तक। ठीक है, और इसको आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य का अध्ययन है, लेकिन ये पढ़ा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लिखित उपलब्ध नहीं है, सिर्फ समझ सकता है, चीन साइंस से समझ सकता है। देखिए, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, क्या है? लिखित साक्ष्य है, उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है। ठीक है मित्रों, पुरातात्विक, अब ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों उपलब्ध है और दोनों अध्ययन, मतलब साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी गया है, लिखा भी है और पढ़ा भी गया है। आगे आते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको 4 स्रोतों में बांटा गया। धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। धार्मिक स्रोत जिसमें ग्रंथ, धर्म की बात हो, ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास में घटना हो, और पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो, और विदेशी विवरण जो विदेश से या हमारे देश में आया, विदेशी विवरण, विदेशी यात्री के बारे में जानकारी होता है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP लगा सकते हैं। ठीक है, IMP। आगे देखते हैं, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण महर्षि कृष्ण देवापन वेद व्यास। ठीक है, ये प्राचीन ग्रंथ को एक क्रमबद्ध, एक संकलन करता थे जो संकलित किया। आगे आते हैं, पुराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्वत मनु थे। ठीक है मित्रों, आइए, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस? तो मौर्य वंश का। आपको बता दें, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो, उनके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, और उनके राजमंत्री भी थे। ठीक है, आगे आते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय भारतीय पुरातात्विक स्रोत क्या है? भारतीय पुरातात्विक स्रोत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न, ठीक है, संगठन है जिसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के पास है, और इसमें ही जो सर्वे किया जाता है इस संगठन के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। आइए, अब देखिए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, मत्स्य पुराण किस वंश से? देखो, हम लोग पुराण के बारे में जानेंगे आगे, जब हम लोग वैदिक सभ्यता में चलेंगे, सिंधु सभ्यता में अलग पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में चलेंगे तो पुराण के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, सारा धर्म ग्रंथ उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ क्या है, भूमिका है। आगे आइए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो विष्णु पुराण की यहाँ पे चर्चा हो रही है,
तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, आगे देखते हैं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं में। जब हम लोग अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें खरोष्ठी का भी चर्चा किया गया हुआ है। किस तरह से लिखा जाता है, किस प्रकार की लिपि है, तो एक खरोष्ठी क्या है? एक लिपि है। ठीक है, लेकिन ये कैसे लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। ठीक है, आगे आते हैं। नारद स्मृति से, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। ध्यान रखना, गुप्त वंश। आगे आते हैं। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? क्या कह रहा है? स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन मतलब बहुत पुरानी, प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। कौन सा मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। देखिए क्वेश्चन नोट करने वाला है, इसको आप हम क्या करते हैं, आइए हम बता देते हैं। इस आपको कॉपी निकालना है और नोट भी कर लेना है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। जिसका इसका मतलब होता है कि स्त्री का आधा अंग पुरुष होता है और पुरुष का आधा अंग स्त्री होता है। ठीक है, अर्धांगिनी उसी को कहते हैं। आगे आते हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहस्त्र सूत्र में मिलता है। प्रारंभ इसमें मात्र 88, जब प्रारंभ हुआ उस समय स्टार्टिंग में इसका कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था। और इसका नाम जय संहिता था। देखिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जब इसका नाम जय संहिता था, जय संहिता था, तो उस समय 8800 श्लोक होता था। जब इसका आगे बढ़ के कुछ समय पश्चात मतलब कुछ समय बाद बढ़कर ये 2400 हो गया। कितना हो गया? 24,000 श्लोक हो गया। तब इसका नाम हो गया भारत। देखिए चेंज होते चला गया, जैसे जैसे इसमें श्लोक बढ़ा और इसका नाम भी परिवर्तन होते चला गया। आगे देखते हैं, भारत नाम पड़ा। उसके बाद 1,00,000 श्लोक, जब 1,00,000 हुआ, ठीक है मित्रों, 1,00,000 जब हुआ तब इसका नाम हो गया महाभारत। क्या हुआ? महाभारत। जो आज हम लोग महाभारत देखते हैं, सीरियल में देखते हैं या जिस हिसाब से आप देखते हैं, महाभारत जो नाम सुनते हैं उसमें आज जो श्लोक का यूज है वो 1,00,000 यूज है। प्रारंभ में कितना था? 88 श्लोक। दूसरा कब था? 24, जब भारत नाम था तो 24,000 श्लोक था। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, 24,000 श्लोक जब था तो भारत था, प्रसिद्ध हुआ। और 1,00,000 जब श्लोक हुआ तो सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरालेख विद्या, जिसमें विद्या माने ज्ञान, जिसमें अध्ययन किया जाता है पुरालेख, वो है शिलालेख। शिलालेखों का अध्ययन को ही हम लोग क्या देखिए, उल्टा भी पूछ सकता है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन, या पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि शिलालेखों का अध्ययन में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो लिखेंगे पुरालेख विद्या का अध्ययन किया जाता है शिलालेखों के अंतर्गत। आगे आते हैं। पूरा विशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। किसे माना जाता है? डार्विन को। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। देखिए, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला से। बहुत ही इंपोर्टेंट है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लिखेंगे रेहला, रेहला। ठीक है, वेन शांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? वेन शांग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में वेन शांग ने आया था, जो बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। आगे आते हैं हम लोग। देखिए एकदम जल्दी जल्दी में हम लोग इसको लपेट लेते हैं। प्रमुख अभिलेख और शासक, अभिलेख और शासक के बारे में जानेंगे। प्रमुख अभिलेख और शासक मतलब उस अभिलेख का प्रमुख उस समय शासक कौन था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है मित्रों, आइए। हाथी गुफा अभिलेख कौन था? हाथी गुफा अभिलेख, इसका नाम था कलिंग नरेश खरवे। एहोल अभिलेख कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपरा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख यशवंत गुप्त। देखो इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को तो याद करना होगा, क्योंकि आज जो एग्जाम पूछ रहा है वो खखोर के पूछता है
कहाँ से उठा लेगा इसका कोई अता पता नहीं। तो हमें क्या है, अपना हथियार AK-47 लेके खड़ा होना होगा और उस हिसाब से हमको क्वेश्चन पे टूट पड़ना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर हम आपको क्या करते हैं, अंडरलाइन करा देते हैं। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो काल कलिंग नरेश खरवेल था, और उसके बाद था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रा दमन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। आगे देखेंगे बौद्ध स्तंभ लेख क्या है, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, तो सुंग काल की जानकारी मिलती है। वैनशांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में की, तो सी यू की। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जब वैनशांग के बारे में अंदर प्रवेश करेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए अरबी भाषा, ये अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना किसने की, अल-बुर्नी ने की थी। ठीक है, अल-बुर्नी ने की थी, जो चीनी यात्री थी। आइए, अल-बुर्नी ने की थी, आगे आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मार्को मार्को का यात्रा इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके, मार्को की एक यात्रा था जो इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया। ठीक है मित्रों, मार्को पोलो, अब देखो दूसरा क्या है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांडु राज्य के उल्लेख मिलता है। किस राज्य का, पांडु राज्य का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो वो है शुंग वंश का। कौन वंश का, शुंग वंश का। आ जाते हैं, अभी तक हम लोग ने यात्रा देखी, सिर्फ क्या है, प्राचीन इतिहास का भूमिका भी देख रहे हैं प्यारे मित्रों। हम लोग इसके अंदर और चलेंगे, पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, सब पढ़ेंगे। पहले अभी भूमिका था, आइए आगे देखते हैं। चीनी लेखकों का वर्णन देखते हैं, लेखक, समय, रचनाएं और यात्री विवरण। 399 से 414 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, और भारत दशा का विवरण किया। चीनी यात्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य, मतलब विक्रमादित्य उसका उपाधि था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। ठीक है, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोरिया कौड़ी या चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल के देव निर्मित बताया। जो राज चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, राजप्रसाद था, जो राज सिंहासन था, उसको क्या बताएगी, कौन बताया, ठीक है, पायान ने बताया कि ये देव निर्मित, देवों ने निर्मित किया। तो मित्रों आइए आगे, वैनशांग 629 से 645 ईस्वी में सीयू की पश्चात संसार के लिए की, सीयू की एक रचना की है, जो वैनशांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष के शिलादित्य को उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। आगे यति सिंह 673 से 675 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा है, इसने लिखा। चीनी बौद्ध यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, यति सिंह। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या था, जो उस समय आए यहाँ भारत में, सिर्फ भूमिका। आगे देखते हैं, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, प्राचीन 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 भारत का स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत देखे हैं। अब हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वो होगा मेरा पाषाण काल। क्या होगा, पाषाण काल। तो पाषाण काल भी हम लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पाषाण काल, देखिए पाषाण काल, अगली क्लास हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल पे चर्चा करेंगे। पाषाण काल को भी बांटा गया, पाषाण काल के जो स्टोन एज कहते हैं, पाषाण काल को क्या बोलते हैं, स्टोन एज। क्या होता है, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बढ़ा पूरा पाषाण काल। अब देखिए इसमें हम लोग इसलिए चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट भी कर ले, या इसको नोट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस होगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।